मरेंगे गोली से, तुम मरोगे बोली से। मॉब लिंचिंग का मामला शुरू हो गया, दलितों की हत्या, मुसलमानों की हत्या, गौ का नाम बुलडोजर मुस्लिम है। उसके मुद्दे जो है वो ट्रिपल टी है, वो डिप्रेस्ड कास्ट मुस्लिम जो दबे कुचले। ये जो 10% EWS का मामला था ये गैर कानूनी था, गैर कानूनी बुलडोजर जो पीले पंजे का कहर है, और खास करके भेदभाव पूर्ण बुलडोजर, हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं गुलाम सर, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। और अब जो है देश में नई सरकार का गठन हो चुका है, तो बहुत सारे मुद्दे उनसे बातचीत करने के लिए हम उनसे बात करते हैं। गुलाम साहब, आपका पहले तो स्वागत है हमारे चैनल पे। शुक्रिया आपका। तो सर, अब तो आप खुश होंगे कि नई सरकार बन चुकी है, और अभी आप लोग कह रहे थे कि अब इस सरकार की कमर टूट चुकी है, लेकिन सारे जो पोर्टफोलियो हैं, जो बड़े बड़े पोर्टफोलियो हैं, वो भी उनके पास हैं, और लोकसभा अध्यक्ष का जो पद है वो भी उनको चला गया। अभी आप लोग कुछ दिन पहले कह रहे थे कि सब जो है 26 तारीख को ही ख़त्म हो जाएगा। देखिए, कुछ भी उनके पास हो, लेकिन एक चीज़ उनके पास नहीं है जिसको कहते हैं विल पावर। ऑटोमेटिकली जब भी कोई सरकार अल्पमत में होती है, यानी पूर्ण बहुमत उसके पास यदि किसी पार्टी के पास, दल के पास नहीं है, तो उसका आत्मबल कमज़ोर होता है। सो इस सरकार में मोदी जी, अमित शाह जी के जो पुराने तेवर थे वो नहीं होंगे, ये तो तय है। लेकिन उसका फ़ायदा हम लोगों को नहीं मिलेगा, उसका नुकसान मिलेगा। क्यों? इनको आज भी पूर्ण भरोसा है कि हमारा वोट ध्रुवीकरण के माध्यम से ही हम तक पहुँचेगा। सो ध्रुवीकरण के लिए इन्होंने निरंतर चुनाव परिणाम के बाद प्रयास शुरू कर दिए हैं लगातार। आप देख रहे हैं मॉब लिंचिंग का मामला शुरू हो गया, दलितों की हत्या, मुसलमानों की हत्या, गौ का नाम बुलडोजर, और ये उस रास्ते पर ही चल रहे हैं जिस रास्ते पर चलकर ध्रुवीकरण करना आसान हो सके, और अपने उन मतदाताओं को किसी कारणवश जो इस चुनाव में नहीं इनके साथ जुड़ सके, आज तक इनके साथ जुड़ा हुआ था, इस चुनाव में किसी कारणवश वो संविधान बचाने के नाम पर या किसी भी और नाम पर जो इनसे हटा, वापस उसको अपने पाले में लाने के लिए इनके पास विकास का कोई फार्मूला नहीं है, इनके पास फार्मूला ध्रुवीकरण का। अब इंडिया गठबंधन के लोग, विपक्ष के लोग, उनके पास कोई फार्मूला नहीं है। उनके पास एक ही रास्ता है कि जनता से जो वायदा उन्होंने किया है, अमन का, प्यार का, भाईचारा का, सुरक्षा का, सद्भाव का, अधिकार और सम्मान के बचाने की लड़ाई का, वो अगर वो नहीं करेंगे तो वो कहीं के नहीं बचेंगे। अब तक जो घटनाएं घटी हैं, जैसे नीट के मामले में विपक्ष की भूमिका बहुत सराहनीय रही है। छात्रों की लड़ाई को राहुल गांधी के नेतृत्व में मजबूती से लड़ा गया, मैं बधाई देता हूं उसके लिए। लेकिन ध्रुवीकरण के जो मामले हैं, छात्र के मामले ध्रुवीकरण के नहीं है, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का एंगल नहीं है, वो छात्र है। किसान भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का एंगल नहीं है, वो किसान है। लेकिन उसके बाद जो मसला आता है वो फिर आ जाता है धर्म पर। तो माइनॉरिटी जो भारत का है, और उसमें विशेषकर जो मुस्लिम है, उसके मुद्दे जो हैं वो ट्रिपल टी है, तालीम, तहफ़्फ़ुज़ और तिजारत। हमने हमेशा इसी के लिए संघर्ष किया है, और इसी के नाम पर सरकारें बनाई या हटाई हैं। आज भी हम, भाजपा ने मेरा भैंस नहीं खोला। वो प्रधानमंत्री जी भैंस की बात कर रहे थे चुनाव में, तो मेरा तो भैंस खोला नहीं, भैंस है भी नहीं मेरे पास। हमारा कोई निजी दुश्मनी नहीं, भाजपा के किसी नेता से कोई दुश्मनी भाजपा ने आप लोगों को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, भैंस नहीं खोला है। कह रहा हूँ वो समझिए, नुकसान ये है कि वो पोलराइज कर देती। ध्रुवीकरण के कारण कठिनाइयों का सामना हमको करना, वोट तो उनको मिल जाता, कठिनाई में हम मुस्लिम अल्पसंख्यक पड़ते हैं। हमारे लोग रोजी रोटी सड़क पर कमाते हैं भाई, फल बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, मुर्गा मछली बेचते हैं, टायर पंचर बनाते हैं, धोबी हैं, नाई हैं, ये सब सड़क पर काम करने वाले लोग हैं। और जब ये ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, अभी मॉब लिंचिंग किसकी हुई अलीगढ़ में, रोटी बना के वो बच्चा आ रहा था, रंगरेज, वही पसमानदा जिसको मोदी जी कहते हैं, उसी का हुआ। इमाम का कत्ल हो रहा, ओ गौ के नाम पर अभी मध्य प्रदेश में जो बुलडोजर चलवा दिया इन्होंने गैर कानूनी, वो कौन समाज है, जरा जाके पता लगाइए। इससे पहले, चुनाव से पहले, वहाँ आदिवासी मुस्लिम के साथ भी मामला हुआ। तो ये लगातार कंटिन्यू ये सारी घटनाएं जो घट रही हैं, वो डिप्रेस्ड कास्ट मुस्लिम, जो दबे कुचले अल्पसंख्यक हैं, जो हाशिए पर अल्पसंख्यक हैं, उनके साथ है सर। तो हमारी लड़ाई ध्रुवीकरण रहित विकास की है, और उनकी लड़ाई ध्रुवीकरण सहित विकास की है।
अब बीच में ये इंडिया गठबंधन है, ये ध्रुवीकरण रहित वातावरण के निर्माण में अगर बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लेंगे, जैसे अभी चंद्रशेखर जी अलीगढ़ गए थे, दलित युवक की हत्या हुई, अलीगढ़ गए, मुस्लिम युवक की हत्या हुई, नहीं गए, अब फिर एक खाई आई, क्यों नहीं गए साहब? आपको दोनों को लेकर चलना है और दोनों आपके परंपरागत मतदाता हैं, जहां से आप जीते हैं, इन दोनों ने पूरा तन मन धन सब लगाया आपके लिए, लगाया ना भाई, तो आपको दोनों की बात करनी चाहिए। बहरहाल अखिलेश यादव नहीं गए, इन्होंने टीम भेजी। अगर किसी यादव की हत्या होती है, मॉब लिंचिंग होती है, तो अखिलेश यादव स्वयं जाते हैं। तो टीम और स्वयं वोट हमारा ज्यादा है, बात समझिए। तो ये जो भाजपा चाहती है ध्रुवीकरण, हमारे यहाँ भी ध्रुवीकरण के लिए पार्टियां हैं, ऐसा नहीं कि पार्टी नहीं, हम भी कर देंगे, यही भाजपा चाह रही है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं। मगर अगर अखिलेश जी या क्या कहते हैं लाल राहुल जी या तेजस्वी जी या ममता जी या जितने जी हैं, ये अगर इस बात को नहीं समझते हैं और मुसलमान को उल्लू या बेवकूफ़ बनाकर सिर्फ भाजपा से डराकर वोट लेने की पॉलिसी पर चलते हैं, जो माहौल फिर बन रहा, आप अगर चट्टानी ताकत के साथ हमारे साथ खड़े नहीं होंगे तो इसका हमको तो जो नुकसान हो रहा है वो 70 साल से हो ही रहा, आपको बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान होगा। देर सवेर देश में एक नया विकल्प आएगा और वो विकल्प फिर इस मुद्दे पर लड़ेगा, जिसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। सेंगोल कर लेकर क्या समस्या है आप लोगों को? सेंगोल देखिए परिचायक है, एक परंपरा का परिचायक है, लेकिन आप लोग खफा हैं। नहीं, हम लोग कहाँ खफा हैं, हमने तो कभी बोला ही नहीं। हम तो 10% आरक्षण को लेकर खफा थे। ये जो 10% EWS का मामला था, ये गैर कानूनी था, हमने वो विरोध, हम संविधान की बात करते हैं। सिंगोल और वो मेरा मुद्दा नहीं है, बात समझिए, वो मुद्दा पूरे देश का है। हमारे साथ यही तो पंगा है, जो पूरे देश का मुद्दा है उसमें तो हम उनके साथ हैं ही, सबके साथ हैं। जेपी आंदोलन में भी हम साथ थे, अन्ना आंदोलन में भी हम साथ थे, जितने आंदोलन चले मुसलमान तो पीछे खड़ा ही है, किसान आंदोलन में भी खड़े रहे। हमारा जो इंडिविजुअल मामला आता है उसमें लोग हाथ झाड़ लेते हैं, वहीं हम फंस जाते हैं। देश में जितने आंदोलन चले, जेपी आंदोलन में अगर कोई माइकलाल बहुत बड़ा ज्ञानी हो तो आपके वीडियो पर कमेंट करे, सारे मुसलमान जेपी के साथ खड़े हो गए थे, सारे के सारे, और उसी का नतीजा था कि मुलायम पैदा हुए, देवीलाल पैदा हुए, चंद्रशेखर पैदा हुए, लालू पैदा हुए, बिजू पटनायक पैदा हुए, SR मुंबई पैदा हुए, रामकृष्ण हेगड़े पैदा हुए, चिमन भाई पटेल पैदा हुए, सारे लोग नेता, ज्योति बसु पैदा हुए, हरकिशन सिंह सुरजीत पैदा हुए, सारे नेता भारत में पैदा हुए और BP सिंह प्रधानमंत्री बन गए। एक सवाल, आप लोगों ने जितने भी नेता पैदा किए सभी महत्वपूर्ण रहे और उन्होंने देश में एक दिशा दी देश को। जब आप लोग इतने महत्वपूर्ण नेता पैदा कर रहे हैं, क्यों नहीं आप अपने समाज में एक नेता वैसा खोज रहे हैं जो आप लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर लेके चले? यही तो मुसलमानों की सोच है, जिसको नॉन मुस्लिम भाई नहीं समझ रहे हैं। भारत में सबसे बड़ा सेकुलर अगर कोई है तो वो बेचारा मुसलमान है, जो कभी भी इंडिविजुअल अपना लीडर नहीं बनाता है। और भारत में बचा हुआ मुसलमान वो है जिसने जिन्ना को भी अपना नेता नहीं माना था। आज ओवैसी साहब को कहा जाता है मुसलमानों के बड़े नेता, और 3 सीट पे मात्र चुनाव लड़ते हैं और 1 ही सीट जीतते हैं। इसका मतलब मुसलमानों ने स्वीकार नहीं किया। उन सीटों से वो हारे हैं जहां मुस्लिम मत निर्णायक था, जैसे किशनगंज, अगर मुसलमान वन साइड वोट करता तो हर हाल में MIM जीतती। इसका मतलब मुस्लिम सेकुलर दलों को वोट दे रहा है, सेकुलरिज्म को मुस्लिम बल दे रहा है, मुस्लिम जो है वो ध्रुवीकरण की ओर नहीं जा रहा। उत्तर प्रदेश में 15 ऐसे लोकसभा सीट हैं कि मुसलमान कसम खा के अगर सिर्फ अपने आदमी को वोट दे दे तो वो 15 सांसद जीतेंगे। हम 15 की बलि चढ़ाकर 6 पे आ जाते हैं, 7 पे आ जाते हैं, मगर सेकुलरिज्म को बचा लेते हैं। हम एक परिवार के व्यक्ति को जानबूझकर कि वो परिवारवादी है फिर भी मुख्यमंत्री बना देते हैं सेकुलरिज्म को बचाने के चक्कर में। हम बहुत बलिदान त्याग दे चुके हैं, आज भी दे रहे हैं, कल भी देंगे। अभी हम वो माहौल नहीं बनाने जा रहे कि नहीं वो इसी ही को हीरो बनाइए, लेकिन ये कथित तौर पर सेकुलरवादी पार्टियां अगर मूर्ख हमको समझ रही हैं तो कान खोलकर अखिलेश जी आप सुन लीजिए, हम मूर्ख नहीं, हम सेकुलर माने स्टेटस को मेंटेन कर रहे हैं। हम जो है धर्मनिरपेक्षतावादी विचार को मजबूत कर रहे हैं, इसलिए आपको बचाए हुए हैं। ध्रुवीकरण में आप मरोगे, हम तो पहले मरेंगे, हम मरेंगे गोली से। आप सुन लीजिए, हम मरेंगे गोली से, तुम मरोगे बोली से, तुमको पड़ेगी गाली, हम तो लड़के फरियाएंगे। जब माहौल आर पार का होगा तो हम तो लड़ लेंगे, और हम लड़ने के आदि और तैयार हैं। हमारी पीढ़ी जान चुकी। सुनिए, इनको संदेश देना जरूरी है, बहुत ज्यादा उड़ने लगे हैं, इनको मैं कह रहा हूँ
ये मॉब लिंचिंग को अगर नहीं रोकवा पाए तुम लोग, तो आने वाले दिनों में वहां पे ढकेले जाओगे। संसद में कि शपथ की प्रक्रिया चल रही थी, कई लोग जय हिंदू राष्ट्र बोल रहे थे, कई लोगों ने जय संविधान कहा, ओवैसी साहब ने जय फिलिस्तीन कहा, वाद विवाद हो गया, क्या कहेंगे आप? संवैधानिक दृष्टिकोण से जो संविधान के ज्ञाता हैं उनसे आप कभी पूछिएगा, जो बड़े बड़े वकील वगैरह आते हैं आपके चैनल पर, सबका इंटरव्यू होता है। अभी तो शंभू जी ने उनका भी ले लिया था, गंगवार साहब का, जो जय हिंदू राष्ट्र वाले का भी, मैं तो देखते ही रहता हूँ। इसके लिए आपको बधाई भी देता हूँ कि बड़े बेबाक लोग हैं आप लोग। संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार जय हिंदू राष्ट्र असंवैधानिक शब्द, जय फिलिस्तीन असंवैधानिक नहीं। ये दो बात पहले क्लियर हो जाए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जान रहे थे कि हम कानूनी पेच में नहीं फंसेंगे। अपने देश में दूसरे देश के नारे लगाना, मैं उनके हक की बात मैं कहीं विरोध नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मुझे पता आप विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं ला रहा हूँ सच्चाई की तरफ। लेकिन ऐसा क्यों किया ओवैसी साहब ने? मैं तो शंभू जी से भी कहूँगा, आपसे भी कहूँगा, धर पकड़ के किसी तरह एक बार ओवैसी साहब का भी इंटरव्यू लीजिए, किसी तरह से घेरिए, भाई आपने आखिर ये क्यों कहा। कोई परिप्रेक्ष्य होता है, कोई बैकग्राउंड होता है, किसी भी बात को कहने से पहले और उसकी एक पृष्ठभूमि तैयार होती है, कोई कारण होता है। विदाउट एनी कॉज आप कोई ऐसी बात कर रहे हैं जिसको इंग्लिश में अनएक्सपेक्टेड कहते हैं, कल्पना से परे, तसव्वुर से परे, मेरे तसव्वुर में भी नहीं, ख्वाबो ख्याल में भी नहीं है। यार कहाँ से फिलिस्तीन आया? फिलिस्तीन का तो 7 अक्टूबर से मसला चल रहा, उसके लिए तो बहुत सारी दुआएं हो चुकी, चंदे हो चुके, धंधे भी हो चुके, वो भी हो गया। मैं कुछ बोलने वोलने में चुकता नहीं हूँ, सब हो चुका। एक मैं ही हूँ कि न तो दुआ की अपील की मैंने किसी से, मैंने कहा कि ये अपील की ज़रूरत ही नहीं, हर ईमान वाला खुद ही करता रहता, हर 5 टाइम करता है। ये अपील करने की चीज़ है कहीं तो बेवकूफ़ बनाने की बात है। न मैंने चंदे की अपील की। मैं इतनी बात जानता हूँ कि पहले अपनी चिंता कीजिए, यही इस्लाम भी कहता, फिर अपने पड़ोस की, फिर अपने राज्य की, फिर अपने देश की, फिर दुनिया की और मानवता की। हाँ, फिलिस्तीन से अगर हमदर्दी है तो सेमिनार कराइए, संगोष्ठी कराइए, सारे कौंसलेट को जमा कीजिए। वो जो इंटरनेशनल पावर है उस पर आप काम कीजिए, या फिर प्रधानमंत्री जी को बाध्य कीजिए कि वो फिलिस्तीन के लिए जंगबंदी या युद्धबंदी के लिए कुछ कदम उठाएं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बात करें। पिद्दी न पिद्दी को शुरू गुलाम सरवर की औकात है। हम बोल रहे हैं फिलिस्तीन जीत गया, जीत जाएगा। हम बोल रहे हैं इजराइल मिट गया, तबाह हो गया, हो जाएगा। अरे भाई जबरदस्ती माहौल को ख़राब न किया जाए। हमारे देश का मिजाज हमको पता है। यहाँ संघी जो जिसको आप बोलते हैं वो संघी नहीं है, सनकी। और वैसे ही मुसलमानों में एक ग्रुप तैयार हो गया सनकी। ये कभी भी किसी चीज़ को गहराई में सोचना नहीं चाहता। बस 2 मिनट, हाँ क्यों नहीं बोलेंगे फिलिस्तीन, हाँ वो बोलेंगे। जबरदस्ती की बात। कई मौलाना, बड़े मौलाना, मैं क्या बोलूँ यार, मुझे तो इतना डर लगता है कि कहीं मेरी मॉब लिंचिंग न करवा दे इन लोग। क्या लगता है भाजपा की बी टीम है, भाजपा की जिनका मैं इज्जत करता था, उनका अभी एक चैनल में मैंने देखा लिखे हुए है कि ओवैसी के बयान ने तारीख रकम कर दी। मैं सर पकड़ के बैठ गया, अल्लाह ही इस कौम को बचा सकती है, अब मुल्ला तो इस कौम को नहीं बचा सकता। जिस मौलाना को इतनी तमीज़ नहीं है कि बेवक्त की शहनाई अच्छी नहीं लगती, शादी में खुशी मनाई जाती है, रोया नहीं जाता, और मैयत पे रोया जाता है, खुशी नहीं मनाई जाती है। किसी के यहाँ मैयत पर जाइए और हा 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 कीजिए, लोग पागल खाने भेज देंगे पकड़ के, और किसी के यहाँ शादी में जाके रोने लगिए तो भी पागल खाने भेज देंगे। अरे शपथ ग्रहण समारोह। सर सुनिए, क्या लगता है भाजपा की बी टीम है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, कभी कुछ उनको नहीं किया गया। बाकी सभी लोगों को ईडी सीबीआई बहुत कुछ तंग करती है, पिछले 10 सालों में वो ही भाजपा को तंग करते हैं, और अब वो जय फिलिस्तीन भी बोल रहे हैं, लेकिन उनको लेकर भाजपा ने कोई कार्रवाई नहीं की, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं। क्या कहेंगे? बी टीम है, ज़्यादा हमको आक्रामक न बनाइए। हम कोई ठेकेदार नहीं, किसी को ए टीम बी टीम का सर्टिफिकेट देने वाले हम कौन होते हैं? जनता समझदार है, जनता खुद देख रही है, समझ रही है, और जनता वो परिणाम भी दे रही है। ऐसी बात नहीं, जनता वोट के माध्यम से। अतिक्रमण के नाम पे जो मस्जिद तोड़े गए हैं दिल्ली में और बाकी, क्या कहेंगे? इस पर सभी मुस्लिम संगठनों को गोलबंद होना चाहिए, लेकिन बड़े संगठन वाले तो अपने ऑफिस पे हमको घुसने भी नहीं देते हैं। हमने कि अवैध मस्जिद है, वो कहते हैं कि अवैध वालों को मैं मैसेज दे रहा हूँ। हम छोटे संगठनों को जोड़ रहे हैं लगातार। हम दिल्ली में बहुत जल्द एक कार्यक्रम करेंगे बुलडोजर के खिलाफ और मॉब लिंचिंग के खिलाफ। राष्ट्रव्यापी आंदोलन का बिगुल हम बजाने जा रहे हैं, और हम किसी भी कीमत पर गैर कानूनी बुलडोज़र, जो पीले पंजे का कहर है, और ख़ास करके भेदभाव पूर्ण बुलडोज़र, हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। गैर कानूनी है तो है,
फरियाले। 10 साल से गैर कानूनी है तो सुनो, हाँ। गैर कानूनी मंदिर भी है, गैर कानूनी और चीजें हैं, गैर कानूनी स्कूल भी है, गैर कानूनी बहुत सारी इमारतें हैं। दिल्ली आधी गैर कानूनी बसी हुई है। तुम सिर्फ टारगेटेड अगर काम करोगे, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मैसेज मैं आपके चैनल दे रहा हूं और ये आंदोलन चलेगा। इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि कहीं से भी टारगेटेड हैं। टारगेटेड है कैसे नहीं है? आप मंगोलपुरी में मस्जिद तोड़ रहे हैं, मैं कह रहा हूं एमसीडी, डीडीए और दूसरे जो अथॉरिटी हैं वो हमारे पास आए, या मैं जा रहा हूं। मैं यही बात, अब मैं अगर आरटीआई लगाने लगूंगा ना तो लगा क्यों नहीं रहे आप? कारण क्या है, आप क्यों नहीं लगा रहे हैं? मुसलमान कोई नहीं कर रहा ये काम। मुसलमान चाहता है कि मंदिर जहां असर, मुसलमान चाहता है जहां मंदिर है वहीं बनी रहे। हम नहीं टारगेट करना चाहिए। लाजपत नगर में 15 रोड पर मंदिर है, फोटो मेरे पास है। फिर वही बात, आरटीआई लगाने लगेंगे तो हल्का मच जाएगा, लोग टारगेट करने लगेंगे, मर्डर करवा देंगे। हाँ, ये भी मामला है। लेकिन मैं कैमरे पर कह रहा हूं, सैकड़ों मंदिर, दरगाह, मस्जिद हैं गैर कानूनी, हैं तो हैं। सरकार उसके लिए कानून बनाए। आप निर्माण होते टाइम सोए हुए थे। एक दिन वो मंदिर मस्जिद बनती है, एक दिन वो मंदिर बन जाता है, एक दिन वो कॉलोनी बसती है। हमको बेवकूफ बना रहे हैं आप, जनता को मूर्ख बना रहे हैं। सालों साल जो है आबादी, अकबर नगर आपने बुलडोजर चलाए, वो एक दिन में बसा था। तो उस अफसर को जिसने बसवाया, उस पुलिस अफसर को, उस एसडीएम को, पटवारी को, वो जो लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी का पदाधिकारी, उसको नहीं जेल भेजिएगा। तो ये बहस है और इसी को हम छेड़ेंगे अब। और आरटीआई ये नहीं लगाएंगे कि मंदिर तोड़ो, आरटीआई ये लगाएंगे कि ये मस्जिद आखिर बनी कैसे। क्या ये लोग जिनकी ड्यूटी थी हर क्षेत्र में, भाई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फला चिला सब है ना भाई, जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल बॉडी है कि नहीं हर क्षेत्र में, तो वो बॉडी कर क्या रहा था पहले, ये सवाल होगा। यही असल मुद्दा और यही लड़ाई दिल्ली में हम छेड़ने वाले हैं और राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। ये जहां से लाए बुलडोजर तोड़ दिया, ऐसे नहीं चलेगा। डेमोक्रेसी है भाई। तो सर, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो हमने सुना गुलाम सरवर साहब को और उन्होंने हर मुद्दे पे बात की। जिस तरह से दिल्ली में मस्जिद टूटी है अवैध बता के, उस पर भी उन्होंने अपनी राय रखी। क्या है आपकी राय? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। कैमरामैन आशीष के साथ मैं रंजय कुमार, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।